हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल हब। और आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? भारत में नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जिनका पालन करके सरकार देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की कोशिश करती है। ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये है क्या? ये सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन्हें लागू कर नहीं किया जा सकता, यानी ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है, बिल्कुल है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना। ये नीति निर्देशक तत्व है। मतलब ये वो कर्तव्य हैं जो सरकार को दिए गए हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा ये अ, थोपे नहीं जा सकते। मतलब अगर आप इनके लिए न्यायालय जाओगे कि भाई सरकार ये काम नहीं कर रही, तो इस पे आप न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये केवल और केवल सरकार के नैतिकता सरकार की नैतिकता है, उस पर निर्भर करता है कि वो इन कामों को करे अथवा नहीं करे। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी अनुच्छेद के साथ। आप अब पहला अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 36। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य का अर्थ क्या है। यहाँ राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य में शामिल है। क्या क्या शामिल है राज्य में? राज्य क्या क्या है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य के अंतर्गत आएगी, राज्य सरकार तो आएगी, संसद और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत आदि सरकारी नियंत्रण में आने वाली संस्थाएं। अनुच्छेद 36 यह स्पष्ट करता है कि निधि तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किन किन सरकारी संस्थाओं की है। मतलब राज्य से मतलब क्या है? एक्चुअल में राज्य होता क्या है? अब जैसे आप अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको पुलिस खड़ी हुई दिखाई देती है, तब आपको लगता है कि आप एक 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 ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कुछ नियम और कायदे और कानून हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि जो पुलिस है वो राज्य को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है कि हाँ भाई, यहाँ पर शासन प्रशासन है। ओके, चलिए, और इन सबको मिला के केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, संसद, राज्य विधानमंडल को, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत आदि सरकारी यंत्र में आने वाली संस्था, इन सबको मिलाकर ही एक राज्य का निर्माण होता है, प्लस वहां की जनता को मिलाकर, है ना। ये राज्य है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और महत्व को बताता है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं, यानी कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को किसी अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, यानी यदि सरकार इन्हें लागू न करे तो नागरिक कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। भले ही ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये देश के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। कानून बनाते समय सरकार का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों का ध्यान में रख इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे और लागू करने की कोशिश करें। नीति निर्देशक तत्व कानून की तरह लागू नहीं होते, लेकिन सरकार को देश चलाने देश चलाते समय इन्हें जरूर मानना और लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ये था आपका अनुच्छेद 37। अब आता है आपका अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित है। यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अनुच्छेद 38 के प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रावधान देख लेते हैं भाई। राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को मिले। तो सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के न्याय हैं? तो आपके सामने है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
यही न्याय आपको आपकी जो प्रस्तावना है उसके अंदर भी मिलेंगे ही। तो क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बनता है और एसएससी का बनता है, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए। राज्य लोगों के बीच आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। व्यक्ति और विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के बीच असमानता घटाने पर जोर दिया गया है। सरकार का काम है ऐसा समाज बनाना जहां सभी लोगों को समान अवसर मिले और अमीर गरीब या अलग अलग वर्गों के बीच असमानता कम हो। ये आपने उसमें भी देखा होगा, आपकी प्रस्ताव में भी चीजें जो कितने प्रकार की समानता है, आजाद स्वतंत्रता है, ये सब। चलिए, अब आता है अनुच्छेद 39। यह नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों पर केंद्रित है। अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। ठीक है, क्या निर्देश देता है कि पहला, सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, कोई व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर पिछड़ा ना हो, संपत्ति और आय का वितरण समान और न्याय संगत होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच खाई कम करने के प्रयास करें, बच्चों और युवाओं के लिए श्रम का शोषण न हो, सभी को उचित और समान मजदूरी मिले, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा और देखभाल, बाल श्रम और शोषण रोकने के प्रयास किए जाएं। अनुच्छेद 39 कहते हैं कि सरकार को समाज में समानता और न्याय लाना चाहिए, गरीबों और कमजोरों की मदद करनी चाहिए और बच्चों व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है आपका अनुच्छेद 40। 40 क्या कहता है, ग्राम स्वराज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम स्वराज्य, मतलब पंचायत का वर्णन किसके अंतर्गत आएगा, आपके आपके अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायत का वर्णन है और ये पीसीएस का क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 40 का विवरण। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायतों को स्वशासन की शक्ति दी जाए और स्थानीय स्वशासन का विकास हो। मुख्य बिंदु क्या है, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना, और इसका एक सब पॉइंट क्या है, राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तिशाली बनाए। दूसरा क्या है, स्थानीय स्वशासन का विकास, स्थानीय जनता अपने गांव के विकास कार्य और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी कर सके। उसके बाद इससे शासन और विकास प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। तीसरा, संवैधानिक महत्व। अनुच्छेद 40 निदेशक सिद्धांत में आता है, इसलिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, पर इसे राज्य के लिए मार्गदर्शक और नीति बनाने में अनिवार्य माना गया है। चलिए, अब बारी आती है अनुच्छेद 41 की। अब ये भी क्या, यह भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद सामाजिक सुरक्षा, मूल जीवन सुविधाओं से जुड़ा है। अनुच्छेद 41 का विवरण, तो इसके विवरण में है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 41, राज्य यह सुनिश्चित करे कि अपने संसाधनों के अनुसार सभी नागरिकों को आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, जैसे कि अब ये जो राशन वितरण होता है ना, राशन वितरण, ये भी सरकार इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत करती है। आपने राशन की दुकानें देखी होंगी, तो हर किसी को खाना मिल सके उसका ये प्रबंध करती है। शिक्षा, जैसे अब सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, इसके मुख्य बिंदु। सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, यह अनुच्छेद विशेष रूप से बुजुर्गों, गरीबों और असक्षम लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है,
उसके बाद आर्थिक और सामाजिक सहायता, गरीबों और जरूरतमंदों को भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पर है। समय को लागू करने का मार्ग, यह भी निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है, इसलिए इसे लागू करना राज्य के लिए मार्गदर्शक है, अनिवार्य नहीं। इसका उद्देश्य समाज में समानता और कल्याण सुनिश्चित करना है। सॉरी, अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 42 पे। ये क्या कहता है? मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता, यह श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 42 का विवरण, राज्य काम करने की उचित और मान्य परिस्थितियां सुनिश्चित करेगा तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान करेगा। मुख्य बिंदु क्या है? श्रमिकों के लिए सुरक्षित और उचित कार्य वातावरण हो, काम के घंटे, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाए। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश और आर्थिक सहायता मिले। महिला कर्मचारियों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा। यह सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसलिए इसे अदालत में लागू करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। आगे अनुच्छेद 43 देख लेते हैं। मजदूरों के लिए उचित जीवन स्तर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 श्रमिकों और कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का विवरण क्या है? राज्य सभी श्रमिकों को उचित वेतन, अच्छा जीवन स्तर, अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा तथा ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। मुख्य बिंदु क्या है इसके? श्रमिकों को ऐसा वेतन मिले जिसमें वे सम्मानजनक जीवन जी सके, भोजन, कपड़ा, आवास और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, काम के साथ आराम, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर मिले, गांव में छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिले, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे, यह नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसलिए सरकार के लिए मार्गदर्शक है, पर सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। अब आता है अनुच्छेद 44, इसको पढ़ लेते हैं। समान नागरिक संहिता, राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अब यूसीसी का जो मतलब वो देख लेते हैं। यूसीसी का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जो इन विषयों पर लागू हो: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। मुख्य बातें क्या है देख लेते हैं। यह न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, सरकार पर इसे लागू करने का नैतिक दायित्व है। इसका उद्देश्य समानता और एकता को बढ़ावा देना है। उद्देश्य क्या है इसका? सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। आगे आते हैं अनुच्छेद 45। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, राज्य 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सरल शब्दों में, छोटे बच्चों को अच्छी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा मिले, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाए, आंगनवाड़ी जैसी सेवाओं के माध्यम से बच्चों का विकास सुनिश्चित किया जाए। मुख्य बातें, यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, बच्चों के बेहतर भविष्य और विकास को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे आते हैं अनुच्छेद 46, कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक न्याय और शोषण से बचाएगा। सरल शब्दों में, गरीब और कमजोर वर्गों की शिक्षा में सुधार करना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शोषण से बचाना। और मुख्य बात क्या है इसकी? यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य का सुधार। राज्य लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा तथा हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब के सेवन को रोकने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन औषधि उपयोग को छोड़कर। आगे सरल शब्दों में,
लोगों को अच्छा भोजन और पोषण मिले, जनता का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जाए, शराब और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को कम किया जाए। इसकी मुख्य बातें क्या है? यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है। सरकार के लिए यह एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। स्वस्थ समाज बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू व भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। साथ ही उनके वध पर रोक लगाने का लिए भी प्रयास करेगा। सरल शब्दों में, खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना, पशुपालन को बढ़ावा देना, गाय और अन्य उपयोगी पशुओं की सुरक्षा और नस्ल सुधार करना। इसकी मुख्य बातें क्या है, देख लेते हैं। यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है। सरकार के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। कृषि और पशुधन के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब आता है अनुच्छेद 49, ठीक है, यानी कि 49। इसमें क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। राज्य उन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करेगा जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं, ताकि उन्हें नष्ट होने, क्षति पहुंचाने या चोरी से बचाया जा सके। सरल शब्दों में, देश के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना, पुरानी और महत्वपूर्ण धरोहरों को बचाकर रखना, राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित रखना इसका इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। अब मुख्य बातें क्या है? यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है। वही सरकार के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करना, ये रक्षा इसका उद्देश्य है। अब आता है अनुच्छेद 50, देख लेते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो ये जो है ना, ये पीसीएस में क्वेश्चन ही पूछा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग किया जाता है वो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के दिया हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 50। चलिए, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। सरल शब्दों में, अदालतों को सरकार के प्रशासनिक कार्य से अलग रखा जाए, न्यायाधीश बिना किसी दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले, न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र निष्पक्ष बनाया जाए। मुख्य बातें, यह न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं, अधिकार नहीं है। सरकार के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा देशों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के मुख्य उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने को बढ़ावा देना। मुख्य बात है, यह न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार नहीं है। सरकार के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो हमारा नीति निर्देशक तत्व का ये टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया जाएगा, 395 के 395 अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि आगामी पीसीएस की जो परीक्षा है, यूपीपीसीएस की, उसमें आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर जो एक क्वेश्चन एमसीक्यू का जो सीन है वो भी क्रिएट करेंगे। एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उन एमसीक्यू क्वेश्चन से भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।